यह 7 साल पहले की बात है। उसी दिन यह भयानक डिजास्टर हुआ था। एक डरावनी घटना जिसे डंजन ब्रेकआउट कहा गया शुरू होती है, जिस पर कोई भी सिटीजन इसके लिए रेडी नजर नहीं आता। पूरे कंट्री में करीब दर्जन भर रिफ्ट्स खुलते हैं, जिस पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और फिर हर तरफ केओस फैलता है। इन मॉन्स्टर्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा, जिस पर बहुत सारे लोग मारे गए। इसी इंसिडेंट में उसके पेरेंट्स भी मारे गए थे। उस दिन माइकल नॉटफॉरवर्थ ने एक ही पल में सब कुछ खो दिया था, जिस पर उसने खून के आंसुओं के साथ रिवेंज लेने की कसम खाई थी और उसी पल उसने खुद से वादा किया था कि वह एक मॉन्स्टर हंटर बनेगा। लेकिन पूरे 7 साल बाद भी कुछ नहीं बदला था। वह हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया था और अब वह पूरी डिस्पेयर में बैठा हुआ फील कर रहा था। इसी दौरान एक इंस्पेक्टर उसके पास आता है, जो माइकल को पार्टिसिपेंट कहकर बुलाता है, जिस पर वह आदमी उसे साफ साफ कहता है कि अब हंटर ट्रेनिंग सेंटर में दोबारा मत आना, क्योंकि यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर माइकल इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और पूछता है कि उसे क्यों निकाला जा रहा है, जिस पर इंस्पेक्टर जवाब देता है कि एक नॉर्मल अवेकेंड पर्सन के लिए कुछ महीने ही काफी होते हैं हंटर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन माइकल यहाँ पूरे 7 साल से है। यह सुनकर माइकल उसे घूर कर देखता है और समझ नहीं पाता कि वह यह सब अब क्यों बता रहा है। इसके बाद वह आदमी आगे कहता है कि माइकल के अंदर एक ग्राम भी टैलेंट नहीं है और ओवरऑल उसे ट्रैश भी कहा जा सकता है। अगर उसे यहाँ रहने दिया गया तो ट्रेनिंग सेंटर की इमेज भी खराब होगी, अच्छे स्टाफ की कमी की वजह से। हालांकि अंदर से वह आदमी थोड़ा सॉरी भी फील करता है, क्योंकि उसने माइकल को हर सुबह मेहनत से प्रैक्टिस करते हुए देखा था। लेकिन दूसरी तरफ इन 7 सालों की ट्रेनिंग में माइकल के स्टैट्स कभी इंक्रीज नहीं हुए थे, न कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अनलॉक हुआ था और न ही कोई स्किल मिली थी। अब वह मेमोरियल पार्क में बैठा हुआ था, हाथ में कोल्ड कॉफी का कैन पकड़े हुए और अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ था। अचानक वह एक औरत की आवाज सुनता है, जो अपने बच्चे से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसके डैडी कैसे मरे थे, जिस पर वह छोटी लड़की जवाब देती है कि उसे सब कुछ पता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कई बार बताया है। वह आगे कहती है कि जब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब उसके डैड ने आखिरी सांस तक लोगों को बचाते हुए फियरलेसली लड़ाई की थी। यह सुनकर उसकी मॉम उसकी तारीफ करती है और फिर उससे पूछती है कि अगर फ्यूचर में लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आए तो क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में वह छोटी लड़की कहती है कि इंसान को ब्रेव रहना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसकी मॉम उसे हक करती है और कहती है कि उसकी बेटी सबसे स्मार्ट है, जिस पर दोनों हंसने लगती है। यह सब देखकर माइकल अपनी जगह से उठता है और उनके पास चला जाता है, जिससे औरत और बच्ची थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वे उससे पूछना चाहते हैं कि वह कौन है, लेकिन माइकल बस झुककर बो करता है और अगले ही पल वहां से भाग जाता है। वह उनसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी लाइफ के बारे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। फिर भी वह उनके वर्ड्स के लिए थैंकफुल फील करता है और अंदर ही अंदर उनसे अग्री भी करता है। लेकिन उनसे मिलने के बाद उसे यह एहसास होता है कि पूरे 7 साल हो चुके हैं और वह ऐसे ही सब कुछ छोड़ नहीं सकता। इसी सोच के साथ वह उसी जगह की तरफ दौड़ता है जहां से आज ही उसे बाहर निकाला गया था, एक सेकंड चांस की उम्मीद में। शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह सही जगह पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है। इंस्पेक्टर तुरंत दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि काफी देर हो चुकी होती है और वह किसी विजिटर की उम्मीद नहीं कर रहा था। जब वह अब दरवाजा खोलता है तो माइकल को देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वह माइकल को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वह आज सब कुछ पहले ही बता चुका था। जिस पर माइकल उससे आखिरी बार हंटर एग्जाम पास कराने में मदद मांगता है। वह कहता है कि वह इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता। उसे लगता है कि शायद क्यूरेटर उसके वर्ड्स पर सोचेगा, लेकिन यह उसका गलत अंदाजा साबित होता है। उस आदमी का नाम डेविड होता है और वह उसकी रिक्वेस्ट सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। माइकल ने उसे पहले कभी इतना एंग्री नहीं देखा था, जिस पर वह थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर भी बोलता रहता है। डेविड पूछता है कि क्या वह यहाँ अपना वेस्टेड मनी वापस लेने आया है, जिस पर माइकल मना कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसके लिए यह मनी का मामला नहीं है, वह यहाँ इसी वजह से नहीं आया है, वह सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए आया है। लेकिन
डेविड कुछ और ही सोचता है। वह माइकल को थप्पड़ मारता है और उसे वहां से भगा देता है। साथ ही चेतावनी देता है कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। माइकल उड़ता हुआ ट्रैश कैंस पर गिरता है और उसका सिर दीवार से टकराता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वहीं डेविड कहता है कि शायद वह झूठ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह जानता है, जैसे एक खाली शेल। माइकल को ब्रैट कहकर वह वहां से चला जाता है और माइकल जमीन पर पड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद वह किसी तरह बैठ पाता है, लेकिन उसका सिर दर्द कर रहा होता है और उसका मूड पूरी तरह डिप्रेस्ड होता है। वह सोचता है कि काश उसके अंदर भी कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या थोड़ा सा टैलेंट होता, तब वह अपनी इस वर्थलेस लाइफ को बदल पाता, जहां उसे सिर्फ पेन और सफरिंग ही मिल रही है। अचानक उसे एक सिस्टम विंडो दिखती है जो बताती है कि टावर ऑफ ट्रायल्स उसकी आयरन विल की तारीफ कर रही है। यह पढ़कर माइकल 2 बार सरप्राइज हो जाता है। पहली बार इसीलिए कि उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी, और दूसरी बार इसीलिए कि यह किसी टावर की तरफ से था। और फिर कुछ अनबिलीवेबल होता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी अननोन जगह की तरफ गिर रहा है। पहले तो वह सरप्राइज होता है और फिर उसे डर लगने लगता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तब एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिसकी आवाज डेविड भी अपने रूम में सुन लेता है। वह समझ नहीं पाता कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने माइकल को वहीं छोड़ा था। यह सोचकर वह बाहर देखने जाता है कि शायद माइकल हेल्प के लिए चिल्ला रहा हो, लेकिन बाहर आकर देखने पर वह वहाँ नहीं होता। एक हैरान डेविड चारों तरफ देखता है, लेकिन माइकल कहीं नजर नहीं आता। फिर वह ट्रैश कैंस की तरफ देखता है जहां उसने आखिरी बार माइकल को देखा था, और पाता है कि वह गायब है। वहीं दूसरी तरफ माइकल खुद एक गहरी अबिस में गिर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वह पानी के अंदर है, और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। तभी अचानक पानी खत्म हो जाता है और वह फिर से किसी अननोन जगह की तरफ गिरता रहता है। फिर वह एक और मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि टेस्ट टावर ने जमीन से सभी सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद उसे डिफिकल्टी लेवल चूज करने को कहा जाता है और रिवॉर्ड उसी डिफिकल्टी पर डिपेंड करेगा। माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका गट उसे बताता है कि वह सही रास्ते पर है। बिना ज्यादा सोचे वह सबसे डिफिकल्ट लेवल चूज करता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसे एहसास होता है कि यह एक चांस है जिसे उसे अपने फायदे में यूज करना है। फिर सिस्टम विंडो बताती है कि वे उसके अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। इसके बाद लिखा आता है कि वह जल्द ही टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करेगा। माइकल अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा होता। उसे शक होता है कि शायद वह मर चुका है और यह सब एक सपना है, लेकिन उसके सिर में अब भी दीवार से टकराने का दर्द बना हुआ होता है। अचानक वह पढ़ता है कि उसके सारे स्टेटस, एलिमेंट्स और ट्रॉमास हील हो रहे हैं। ट्रायल शुरू होने वाला होता है और उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन वह यह उम्मीद नहीं करता कि वह बिना किसी रिसोर्स के सीधे डेजर्ट में खड़ा होगा। कुछ ही पल बाद उसे एक स्वॉर्ड दी जाती है और माइकल सोचता है कि अब वेपन मिलने से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि यह कोई सर्वाइवल टाइप चीज है, हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आता कि यह सब किस लिए है। लेकिन जल्द ही सिस्टम उसकी सोच को कंफर्म कर देता है और बताता है कि इस ऑर्डियल का रिवॉर्ड एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कवरी होगी। यह देखकर माइकल पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा सपना रहा था। वह सोचता है कि शायद अब फाइनली उसे उसका फल मिलेगा, जिसके लिए वह पिछले 7 सालों से मेहनत करता आ रहा था। आखिरकार उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वह बिना किसी प्रॉब्लम के हंटर बन सकता था, जैसा वह हमेशा चाहता था। यह इतना अनबिलीवेबल लग रहा था कि खुद माइकल को भी यह क्रेजी सा फील होता है और उसे लगता है कि शायद वह पागल हो गया है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसका दिमाग क्लियर है और सबसे पहला काम वह यह करता है कि अपनी नई वेपन उठाने जाता है। लेकिन जैसे ही वह सोर्ड के पास पहुंचता है, उसके पैरों के नीचे की सैंड अचानक हिलने लगती है और अपनी जगह से मूव करने लगती है। यह देखकर माइकल वहां से भागना शुरू करता है और सैंड ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सैंड का हम्प बना लेती है। उसी वक्त वह सिस्टम विंडो में पढ़ता है कि एक ट्रेनिंग ट्रायल शुरू होने वाला है। उसी के साथ वहां उसकी चुनी हुई डिफिकल्टी भी दिखाई देती है और माइकल को एहसास होता है कि यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा सैंड गोलम प्रकट होता है, जो सीधा उसी को घूर रहा होता है, और यह देखकर माइकल डर के मारे फ्रीज हो जाता है। यह उसके लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी मॉन्स्टर को कभी डिफीट नहीं किया था। फिर स्टेटस विंडो अनाउंस करती है कि उसे 10 मिनट्स तक सरवाइव करना होगा
और उसके बाद टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यह सुनकर माइकल बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह पूरी ताकत से भागना शुरू करता है ताकि गोलम के अटैक से बच सके। उसी दौरान उसे यह जानकर और शॉक लगता है कि इस टेस्ट में फेल होने की पेनल्टी रियल वर्ल्ड में डेथ है। वह मॉन्स्टर से दूर भागता रहता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद गोलम उसका पीछा न करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद माइकल खुद ही डाउट करने लगता है कि क्या वह इस तरह भागकर बच पाएगा भी या नहीं, क्योंकि यह बहुत एग्जॉस्टिंग होता जा रहा था। ऊपर से गोलेम उसकी सोच से कहीं ज्यादा फास्ट होता है, जो उसके सरवाइव करने को और मुश्किल बना देता है, खास तौर पर सैंड की वजह से। और अपनी लिमिटेड एंड्योरेंस के साथ 10 मिनट्स तक भागना इम्पॉसिबल लगता है। आराम करने का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि किसी भी पल गोलम उसे मार सकता था। सिस्टम ने उसे स्वॉर्ड दी थी और पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ सरवाइव करने को कहा था, इसलिए उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। माइकल यह समझ जाता है कि या तो वह भागते हुए मरेगा या फिर लड़ते हुए, और उसे दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगता है। इसीलिए वह रुकता है और जल्दी से सोचता है कि वह इस चीज को कैसे हरा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह सैंड से बना होता है। उसी पल उसे उन सभी लोगों के चेहरे याद आते हैं जिन्होंने सालों तक उसका मजाक उड़ाया था और उसे बुली किया था। माइकल को याद आता है कि कितनी बार उसे वर्थलेस कहा गया था और वह अंदर ही अंदर इससे तंग आ चुका था। वह यह नहीं चाहता था कि वह सिर्फ भागते हुए एक मिजरेबल मौत मरे, भले ही वह रास्ता थोड़ा सेफ क्यों न लगे, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो न वह कभी हंटर बन पाता और न ही अपने पेरेंट्स का बदला ले पाता जो उस डिजास्टर में मारे गए थे। इसीलिए वह तय कर लेता है कि वह आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे हार ही क्यों न जाए। थ्योरी की बात करे तो वह कॉन्फिडेंटली कह सकता था कि उसे कई हंटर्स से ज्यादा नॉलेज है। उसे पता था कि गोलम से भागना बेकार है, क्योंकि वे सिर्फ एक ही तरीके से रुकते हैं, अगर उनका कोर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि वह कोर यूजुअली हार्ड टू रीच जगह पर होता है। इसका मतलब यह था कि पहले उसे कोर की लोकेशन ढूंढनी होगी और फिर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। माइकल ऊपर की तरफ दौड़ता है। उसे पता था कि ह्यूमंस में कोर आमतौर पर हार्ट के पास होता है, लेकिन कभी कभी आर्म में भी हो सकता है। बस एक हल्की रेड ग्लो पहचाननी होती है, जैसे दिल से निकल रही हो। माइकल डिसाइड करता है कि वह इसे ट्राई करेगा। वह सैंड हिल से जंप लगाता है, गोलम पर स्वॉर्ड से स्ट्राइक करने के इरादे से। यह उतना आसान नहीं होता जितना उसने इमेजिन किया था, लेकिन माइकल हार नहीं मानता। वह हिल के टॉप तक पहुंच जाता है ठीक उसी वक्त जब वहां से सैंड गिरने लगती है। यह उसके लिए एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि उसके मूवमेंट से नीचे एक छोटी सैंड एवलांच बन जाती है। उसकी वजह से गोलम अपना बैलेंस खो देता है और माइकल सैंड वेव के साथ उसके पास पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि यह तभी पॉसिबल है जब टाइमिंग सही हो, इसीलिए वह थोड़ा वेट करता है और फिर जंप लगाता है। अगले ही पल वह गिरते हुए गोलम के बॉडी पर होता है और उसका कोर देख लेता है। माइकल खुशी से खड़ा होता है, बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से पंच की तरह स्वॉर्ड घुमाता है। वह पूरी पावर से वार करता है और ब्लेड सीधा कोर में घुस जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह माइकल की उम्मीद से ज्यादा हार्ड होता है और सिर्फ एक क्रैक बनता है। यह देखकर माइकल शॉक में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि एक ही अटैक में सब खत्म हो जाएगा। उसे एहसास होता है कि कोर को पूरी तरह तोड़ने के लिए एक और ब्लो चाहिए, लेकिन तभी गोलेम दर्द से चीखता है और अपने आर्म्स वाइल्डली हिलाने लगता है। माइकल डर के मारे समझ जाता है कि गोलेम उसे टुकड़ों में फाड़ सकता है। वह सोचता है कि शायद उसके पास एक और स्ट्राइक करने का टाइम होगा, लेकिन गोलेम का हाथ पहले ही उसके बॉडी के पास पहुंच चुका होता है। मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और जोर से स्क्वीज करता है। अगर यह स्टोन गोलम होता तो माइकल बच ही नहीं पाता। माइकल दर्द से चिल्लाता है, क्योंकि सैंड भी बड़ी मात्रा में हो तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर से कम नहीं दबाती। उसी पल उसे गोलम की जगह उन सभी लोगों के चेहरे दिखते हैं जो उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। यहीं वह डिसाइड करता है कि अब वह ऐसे नहीं मर सकता, या तो वह लड़ते हुए मरेगा या जीत कर निकलेगा। माइकल अपनी सोर्ड को और कसकर पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है कि सब चुप हो जाओ। अचानक उसका गुस्सा उसे ताकत दे देता है। वह किसी तरह अपना हाथ गोलम की ग्रिप से छुड़ा लेता है और पूरी उम्मीद के साथ सोर्ड को सीधा उसके कोर में घुसा देता है। इस बार उसकी सरप्राइज के लिए सोर्ड अंदर तक चली जाती है, ब्लेड मॉन्स्टर के हार्ट में लगती है और गोलम की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वह जोर से चीखता है और सैंड से बना होने की वजह से बिखरने लगता है। सिस्टम विंडो मैसेजेस दिखाती है कि माइकल ने 3 मिनट्स में सैंड गोलम का कोर डिस्ट्रॉय कर दिया है।
इसका मतलब यह होता है कि उसने ट्रेनिंग ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और उसे जल्द ही रिवॉर्ड मिलेगा। माइकल के अंदर अब लगभग कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती। वह आखिरी ताकत से स्वॉर्ड गिरा देता है और जमीन पर लेट जाता है। उसे नहीं पता वह कितनी देर तक यूं ही पड़ा रहता है, लेकिन डेजर्ट की अनबेरेबल हीट उसे उठने पर मजबूर कर देती है। वह सैंड से ढका हुआ घुटनों के बल बैठता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसने यह कर दिखाया। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह जोर जोर से सांस ले रहा होता है, लेकिन वह जिंदा होता है। यह सोच ही उसे अंदर से गर्माहट देती है और थोड़ी नई ताकत भी। हाँ, यह सब बहुत डेंजरस था और किसी भी पल वह मर सकता था, लेकिन फिर भी उसने कर दिखाया था। माइकल खड़ा होता है और सरवाइव करने की खुशी से भर जाता है। सिस्टम विंडो उसे फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने पर कंग्रेचुलेट करती है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 1000 पॉइंट्स में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। इसके अलावा उसे फास्ट रिकवरी स्किल भी मिलती है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में, और साथ में 500 पॉइंट्स भी। माइकल यह सब आंखें फैलाकर देखता रहता है। उसे अभी ठीक से समझ नहीं आता कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, लेकिन अगर यह सच है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि उसे आखिरकार यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। पिछले 7 सालों में उसने बहुत मेहनत की थी और बदले में उसे सिर्फ स्कॉर्न और रिडिक्यूल मिला था। सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कि उसे नेक्रोमांसी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। यह पढ़कर लड़का एक्साइटमेंट से भर जाता है और सोचता है कि अब वह भी आखिरकार हंटर बन सकता है। इस तरह वह अपना सपना पूरा करेगा, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब वह जिंदा रहे। वह इस बारे में और सोचने ही वाला होता है, तभी उसे अपने बॉडी में कुछ अजीब सा चेंज फील होता है और उसी जगह जहां उसने गोलम को मारा था, एक अजीब सी रेड राउंड चीज दिखाई देती है। उसके चारों तरफ ब्लैक मिस्ट होती है और वह बॉल लाइटनिंग जैसी दिखती है। यह देखकर माइकल पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वह उसे छूने का फैसला करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, एक और सिस्टम अलर्ट विंडो उसके सामने पॉप अप हो जाती है। इसमें लिखा होता है कि उसकी नेक्रोमांसी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिवेट हो चुकी है और अब उसे एक चॉइस लेनी है। उससे पूछा जाता है कि क्या वह सैंड गोलम की सोल अब्सॉर्ब करना चाहता है। यह पढ़कर माइकल सरप्राइज में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि जो ब्लैक मिस्ट उसने देखी थी वही उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और फिर वह अपना डिसीजन ले लेता है। उसका जवाब पॉजिटिव होता है और जल्दी ही बॉल शेप लाइटनिंग से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। वे सभी उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और माइकल को महसूस होता है कि वे सीधे उसके हार्ट से जुड़ जाते हैं, जिससे उसे दर्द होता है। इसके बाद वह पढ़ता है कि उसने सक्सेसफुली सैंड गोलम की सोल अब्सॉर्ब कर ली है और उसकी स्किल 7% इंक्रीज हो गई है। कुछ देर तक टेंटिकल्स उसके अंदर जाते रहते हैं और आखिर में सब कुछ उस ब्लैक फॉग में अब्सॉर्ब हो जाता है। माइकल को यह देखकर हैरानी होती है कि उसके हार्ट के एरिया में अचानक पेन फील होना बंद हो जाता है। उस वक्त उसके अंदर बस एक ही फीलिंग होती है और वह है अमेजमेंट कि यह अब्सॉर्प्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है। लेकिन तभी गोलम की सोल खुद उसके पास आती है और उसके बॉडी में एंटर हो जाती है, ठीक वहाँ जहाँ उसका हार्ट होता है। सोल किसी भी तरह की इंजरी का निशान नहीं छोड़ती और यह सब बिना दर्द के होता है। सिस्टम विंडो दिखाती है कि उसके पास अभी भी 5 में से 4 सोल्स बची हुई है और तभी माइकल को एहसास होता है कि वह गोलम की सोल को फील कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह सोल्स को स्टोर कर सकता है अगर वह उन्हें अब्सॉर्ब करे। यह सोचकर उसे लगता है कि इसका यूज बहुत काम का हो सकता है। इसके बाद वह पढ़ता है कि वह रिसीव्ड सोल्स की मदद से अपने स्टैट्स भी इंक्रीज कर सकता है और वह इसे अप्लाई करने का फैसला करता है। उसकी स्ट्रेंथ 3 पॉइंट्स से बढ़ जाती है और स्टेमिना 2 पॉइंट्स से, और माइकल को सच में कुछ फील होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बॉडी के अंदर एनर्जी भर रही हो। सबसे मिस्टीरियस बात यह होती है कि यह सच में हो रहा होता है। उसके स्टैट्स वाकई इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि पिछले 7 सालों में वह एक भी स्टैट नहीं बढ़ा पाया था। अपनी कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से वह न सिर्फ सोल्स को स्टोर कर सकता है, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से यूज भी कर सकता है। यह सोचकर वह खुशी से भर जाता है कि अगर वह यहाँ से बाहर निकल पाया तो वह एक उत्कृष्ट हंटर बन सकता है। तबीयत अचानक उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल बनता है और सिस्टम विंडो भी चेंज हो जाती है। उससे वेटिंग रूम में जाने को कहा जाता है और माइकल डिसाइड करता है कि उसे पोर्टल में एंटर करना चाहिए। वैसे भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वह धीरे धीरे पोर्टल की तरफ बढ़ता है। गोलम के साथ फाइट के बाद उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा होता है और हालत सीरियस होती है। जैसे ही वह वेटिंग रूम में एंटर करता है, वह ताकत की कमी और पूरे बॉडी के पेन की वजह से वहीं गिर जाता है। माइकल को लगता है कि उसने अपनी इंजरीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब कुछ बदलना पॉसिबल नहीं होता। तभी अचानक उसका बॉडी एक अजीब ग्रीन मिस्ट से ढक जाता है,
जिसमें मेडिकल जैसी हल्की खुशबू होती है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसकी सारी वुंड्स अचानक हील हो चुकी है और वह खड़ा हो पाता है, यह सोचते हुए कि आखिर हुआ क्या। वह चारों तरफ देखता है और नोटिस करता है कि इस बड़े से रूम में सिर्फ एक बेड रखा हुआ है। लेकिन माइकल इतना टायर्ड होता है कि ज्यादा सोच नहीं पाता और तुरंत बेड पर लेट जाता है। वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि टावर से बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा होता। उसे यह भी समझ नहीं आता कि इस टावर ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी अचानक उसकी थिंकिंग एक और मैसेज से इंटरप्ट हो जाती है। सिस्टम विंडो बताती है कि अब उसके लिए 5 कमांड्स अवेलेबल है: इंफॉर्मेशन, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और चैलेंज। और किसी भी कमांड को बोलने से वह एक्टिवेट हो जाएगी। यह पढ़कर माइकल खुद को हल्का सा स्लैप करता है और खुद से कहता है कि सबसे पहले उसे सरवाइव करना है। वह टेस्ट कमांड कॉल करता है और देखता है कि सेकंड फ्लोर का टेस्ट लगभग 1 दिन बाद है। वह अभी कोई चैलेंज चूज नहीं कर सकता, लेकिन उसे एहसास होता है कि आगे उसे ऐसे कई ट्रायल्स से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद वह रिपोर्ट कमांड कॉल करता है और उसके सामने लोगों की डिस्कशन से भरा एक एरिया खुल जाता है। कॉमन एरिया में हर कोई कंफ्यूज्ड होता है। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो हंटर्स नहीं लगते। तभी अचानक चैट रूम लॉक हो जाता है क्योंकि एक एडमिन लॉगिन करता है और यह देखकर माइकल और भी सरप्राइज हो जाता है। एडमिन बताता है कि उसके पास सबके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। माइकल समझ जाता है कि उसे ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि यह उसे यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। एडमिन पॉइंट्स के बारे में बताता है जो चैलेंजेस के बाद मिलते हैं। टावर ऑफ ट्रायल्स में यही पॉइंट्स लोकल करेंसी की तरह काम करते हैं। सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है क्योंकि इनके बिना यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। माइकल समझ जाता है कि पॉइंट्स सिर्फ चैलेंजेस से ही मिलेंगे, इसलिए उसे पूरी कोशिश करनी होगी कि उसके पास इनफ पॉइंट्स रहे। आखिर बिना पॉइंट्स के वह सरवाइव नहीं कर सकता। एडमिन यह कहकर चैट रूम छोड़ देता है। माइकल को एहसास होता है कि पहले उसने सोचा था कि घर पहुंचते ही वह हंटर बन जाएगा, लेकिन अब लगता है कि वह इस टावर ऑफ ट्रायल्स में फंस चुका है और उसे इसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसकी नजर अपनी सोर्ड पर जाती है, लेकिन वह समझ जाता है कि सिर्फ सोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह स्टोर कमांड कॉल करता है और थोड़ी देर बाद वह सक्सेसफुली एक शील्ड के साथ प्रैक्टिस करता नजर आता है जो उसने खरीदी होती है। माइकल को लगता है कि सभी हंटर्स टावर में एंटर करते ही अपने सारे स्टैट्स खो चुके हैं, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज है। वे अपने पुराने स्किल्स को ज्यादा आसानी से दोबारा मास्टर कर सकते हैं और यह बात माइकल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आखिर वह उनसे अलग लेवल पर होता है, इसीलिए उसे दूसरों तक पहुंचने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ मिनट्स की एग्जॉस्टिंग वर्कआउट के बाद वह थककर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। वह थोड़ा रेस्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ फिर से रिकवर हो रही है। वेटिंग रूम के हीलिंग इफेक्ट की वजह से उसे समझ आता है कि वह बिना प्रॉब्लम के ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन तभी उसे एक नई प्रॉब्लम फील होती है और वह होती है हंगर, जो उसकी पूरी वर्कआउट को बेकार कर देती है। जाहिर सी बात है वह इसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। वह इन्वेंटरी कमांड कॉल करता है। वहाँ उसे वे आइटम्स दिखते हैं जो वह पहले ही खरीद चुका होता है और जिन पर उसने अपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए होते हैं। अब उसके पास सिर्फ 40 पॉइंट्स बचे होते हैं। अगर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिला होता तो वह शील्ड लेने के बारे में सोच भी नहीं पाता, लेकिन अब उसे अपनी भूख भी मिटानी होती है। टाइम तेजी से गुजरता है और अब सेकंड फ्लोर टेस्ट में सिर्फ 17 मिनट्स और कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। माइकल नोटिस करता है कि जैसे जैसे अगला चैलेंज पास आता है वैसे वैसे चैट भी क्वाइट हो जाती है। एक पल के लिए वह सोचता है कि क्या वह इस बार भी सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि यह पहले से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला होता है। लेकिन वह जल्दी ही इस थॉट को हटा देता है और खुद से कहता है कि वह इस बार भी जरूर सरवाइव करेगा। इधर चैलेंज में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे होते हैं और हर कंटेस्टेंट टेंशन में होता है। तभी वेटिंग टाइम खत्म होता है और सभी अपने वेटिंग रूम में एक तेज आवाज सुनते हैं। सिस्टम का फाइनल मैसेज आता है जो पूछता है कि क्या वे टेस्ट के लिए रेडी है। माइकल पॉजिटिव में जवाब देता है और जल्द ही उसके सामने एक नया पोर्टल खुलता है जिसमें वह बिना रुके एंटर करता है। इस बार लोकेशन एक फॉरेस्ट होती है और यह देखकर माइकल को थोड़ा इजी फील होता है। फिर वह पढ़ता है कि इस ट्रायल का पर्पस किल करना है। उसे ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना होता है। शायद यह असाइनमेंट उसे इसलिए मिली होती है क्योंकि उसने डिफिकल्टी हार्ड चूज की थी। हालांकि ओआरसी लीडर को मारना सैंड गोलेम जितना मुश्किल नहीं लगता, फिर भी यह सोचकर वह नर्वस हो जाता है। माइकल यकीन नहीं कर पाता कि उसे मॉन्स्टर्स से भरे कैंप में स्नीक करके घुसना होगा और उनके बॉस को मारना होगा। वह पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर देखता है और कम से कम 20 ऑर्क्स गिन लेता है जिन्होंने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया होता। माइकल
समझ जाता है कि इस बार सरवाइव करना और भी हार्ड होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह गिव अप करेगा। जैसा कि सब जानते हैं, ऑर्क्स कोई बहुत एडवांस क्रीचर्स नहीं होते। वे छोटे कैंप्स में रहते हैं और उनका अपना एक बॉस होता है। सारे मॉन्स्टर्स उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, लेकिन असल में हर एक बस एक डम क्रीचर होता है जिसके पास सिर्फ होन्ड स्किल्स होते हैं। माइकल को एहसास होता है कि वह बाकी ऑर्क्स से लड़े बिना भी सीधे लीडर को हरा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। उसे यह भी पता होता है कि आमतौर पर डंजन्स में अगर ऑर्क ट्राइब में कोई सेंट्री होता है तो वहाँ एक हंटर का होना भी पॉसिबल होता है, लेकिन माइकल को यकीन नहीं होता कि वह अकेले किसी एक हंटर को भी हरा पाएगा, क्योंकि वे बाकी ऑर्क्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। असली प्रॉब्लम यह होती है कि ऑर्क्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हंटर्स आमतौर पर ग्रुप बना कर जाते हैं। वह यह सब अकेले नहीं कर सकता था। यही माइकल को समझ आता है कि उसे क्या करना है, लेकिन यह आइडिया उसे खुद भी थोड़ा रिडिकुलस लगता है। वह फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है और एक ऐसा प्लान बनाने लगता है जिसमें वह सबसे ज्यादा फ्लॉलेस है, और वह है उसकी मेंटल स्किल्स। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने इस टेस्ट को पास करने का तरीका निकाल लिया है। थोड़ी और देर में वह अपने प्लान के लिए जरूरी सही अमाउंट का मटेरियल भी इकट्ठा कर लेता है। अब उसके प्लान को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी रहती है। माइकल किसी तरह की टॉर्च बनाता है और फिर इन्वेंटरी कमांड कॉल करके उसे वहां स्टोर कर देता है। सिस्टम विंडो में उसका इन्वेंटरी दिखाता है कि उसके पास एक नया आइटम आ गया है, और यह देखकर माइकल संतोष से मुस्कुराता है। इसका मतलब यह होता है कि उसकी थ्योरी काम कर गई है और अब वह अपने प्लान के अगले स्टेप पर जा सकता है। दिखने में ऑर्कीज भले ही लेजी पिग्स जैसे लगते हो, लेकिन असल में वे काफी डिलिजेंट रेस होते हैं। वे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं जिससे वे किसी भी डेंजर पर जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हंटर्स हमेशा सुबह हंट के लिए निकलते हैं और सनसेट तक वापस आते हैं, इसीलिए अभी उसके पास काफी टाइम होता है। इस मिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को तोड़ना होता है, इसीलिए उसे कुछ ऐसा यूज करना था जिससे सारे ऑर्क्स इधर उधर भाग जाएं और उसके लिए चीफटेन तक पहुंचने का रास्ता खुल जाए। माइकल को पता होता है कि हंटर एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऑर्की सेंट्री हर समय गार्ड पर नहीं रहता। वे अक्सर खाने या थोड़े आराम के लिए विलेज लौट आते हैं, इसीलिए उसे इसी टाइम का यूज करना होता है ताकि उसका डिसेप्टिव मैन्यूवर काम कर सके। माइकल टॉर्च को बुशेस में फेंक देता है और जल्दी से उस पॉन्ड की तरफ भागता है जो विलेज से ज्यादा दूर नहीं होता। कुछ देर बाद जैसे ही आग फैलती है, ऑर्क्स भी उसे नोटिस कर लेते हैं। माइकल जानता है कि अगर आग ने पूरे विलेज को घेर लिया तो उसे हंटर्स से मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वे हंट से लौट रहे होंगे। लेकिन उससे पहले उसे कम से कम 2 ऑर्क वर्कर्स को मारना जरूरी होता है। जैसा उसने सोचा था, कुछ ऑर्क्स पॉन्ड की तरफ भागते हैं ताकि पानी लाकर आग बुझा सके। वहीं माइकल पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही एक ओआरसी पानी से भरा बकेट उठाता है, माइकल उसके पीछे पहुंच जाता है। अगले ही पल उसकी ब्लेड ऑर्क की गर्दन में घुस जाती है। ऑर्क के हाथ से बकेट गिर जाता है और वह जमीन पर ढेर हो जाता है। इसी दौरान माइकल अपनी नेक्रोमेंसी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिवेट करता है। सिस्टम विंडो उससे पूछती है कि क्या वह ऑर्क की सोल अब्सॉर्ब करना चाहता है, और माइकल हाँ में जवाब देता है। ऐसा करते ही उसकी स्किल 9% तक बढ़ जाती है और वही अपने अंदर एक और सोल फील करता है। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह एक ऑर्क सेंट्री होता है। माइकल सही टाइम पर उसके अटैक पर रिएक्ट करता है और अपनी शील्ड उठाकर सिर बचा लेता है। यह ऑर्क बाकी से ज्यादा स्ट्रांग होता है और माइकल बड़ी मुश्किल से उसके लगातार अटैक को रोक पाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड तरीका समझ आता है। वह रियलाइज करता है कि अगर स्ट्रेंथ कम पड़ रही है तो वह उसे बढ़ा सकता है। वह सोचता है कि क्यों ना LRK की सोल अब्सॉर्ब करके अपने स्टैट्स इंप्रूव किए जाएं। ऐसा करते ही उसकी स्ट्रेंथ 4 पॉइंट से बढ़ जाती है और एजिलिटी 2 पॉइंट्स से। इससे वह सेंट्री के अटैक को पीछे धकेल पाता है। कुछ मिनट्स बाद ऑर्क हार जाता है और माइकल फिर से अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिवेट करके उसकी सोल अब्सॉर्ब कर लेता है। वह दोबारा अपने स्टैट्स बूस्ट करता है और उसी दौरान उसकी फास्ट रिकवरी स्किल भी काम कर रही होती है। नई सोल की वजह से उसकी एजिलिटी 3 पॉइंट से बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ 2 पॉइंट से और स्टैमिना 4 पॉइंट से।
कुछ देर बाद वह पॉन्ड से दूर चला जाता है और वहां का एरिया पहले ही आग पकड़ चुका होता है। बाकी ऑर्क्स उसे देख लेते हैं और एक और बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन माइकल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है। वह अब तक 3 लेबरर्स, एक सेंट्री और एक ओल्ड चीफ को मार चुका होता है और उनकी सोल्स अब्सॉर्ब करके अपने स्टैट्स बढ़ा चुका होता है। माइकल समझ जाता है कि अगर वह सेंट्रीज को संभाल कर हैंडल करे तो उसे चीफ को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सेंट्री की सोल अब्सॉर्ब करने की वजह से ऑर्क वर्कर्स अब उसके लिए कोई थ्रेट नहीं रह जाते। वह ऑर्क वर्कर्स को एक एक करके आसानी से हरा देता है और उनकी सोल्स अब्सॉर्ब करना नहीं भूलता, जिससे उसके स्टैट्स और बढ़ते जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही वह एक और लेबरर को मारता है, एक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट सामने आता है। नया सेंट्री अपने साथी की लाश के पीछे छिपते हुए माइकल की तरफ दौड़ता है। वह अपने क्लब से अटैक करता है, लेकिन माइकल अपनी शील्ड की वजह से खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ इसका मतलब यह भी होता है कि सेंट्री चीफ से दूर चला गया है और चीफ अब अकेला रह जाता है। इस तरह यह सेंट्री चीफ तक पहुंचने से पहले आखिरी ऑब्स्टिकल बन जाता है और माइकल को उसे हराना ही होता है। वह उसके अगले अटैक से बचता है और जैसे ही उसका ओपोनेंट अपनी डिफेंस नीचे करता है, वह मौका पकड़ लेता है। माइकल तेजी से ऑर्क सेंट्री पर झपटता है, उसके पंच के नीचे झुकते हुए, और उसके पेट में स्वॉर्ड घोंप देता है। ऑर्क वहीं मर जाता है और उसी वक्त माइकल आखिरी सेंट्री की सोल भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वह इस सोल का यूज अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन उसी पल चीफ अपनी स्टाफ केन उठाता है जो मैजिक से भरी हुई होती है। फिर वह एक पिलर ऑफ फायर से माइकल पर अटैक करता है और आग सीधे उसी पर बरसती है। माइकल डर के मारे वहीं फ्रीज हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे, लेकिन आखिरी पल में वह अपनी शील उठा लेता है और चीफ के अटैक से खुद को बचा लेता है। यह देखकर चीफ खुद सरप्राइज हो जाता है। हर कोई उसके फायर अटैक से बच नहीं पाता, लेकिन यह लड़का बच गया होता है। यह देखकर चीफ अजीब टूटी फूटी आवाज में चिल्लाता है। इसी दौरान माइकल एक और सिस्टम विंडो में पढ़ता है कि उसे एक नई स्किल मिली है, फायर रेजिस्टेंस। साथ ही उसे एक नया अचीवमेंट भी मिलता है, द वन हु पास्ड द फायर। माइकल अब ऑर्क चीफ्टेन को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। वह उसे सीधा आंखों में देखता है और चीफ भी उससे नजर नहीं हटाता। वह जानना चाहता है कि यह लड़का आखिर है कौन। फिर चीफ अपनी स्टाफ फिर से माइकल की तरफ तानता है, एक और अटैक से उसे खत्म करने के इरादे से, लेकिन इस बार माइकल उससे तेज निकलता है। एक पल में वह चीफ के पास पहुंचता है और अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है। वार उसके सिर के पास से निकलता है और उसकी मास्क टूट जाती है। ऑर्क डर और सरप्राइज में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह इस ओपोनेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि माइकल उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए ऑर्क भागने का फैसला करता है। वह टेंट की तरफ दौड़ता है, बच निकलने की उम्मीद में, लेकिन माइकल उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ चीफ को मारना है और तभी उसे रिवॉर्ड मिलेगा। माइकल मॉन्स्टर के पीछे पीछे टेंट के अंदर जाता है, यह सोचते हुए कि शायद वह कोई ट्रिक इस्तेमाल करे। वह टेंट का एंट्रेंस काट देता है और सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बजाय वह एक अजीब सा सीन देखता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऑर्क चीफ टेंट के बीच में बैठा होता है और उसने 2 छोटे ऑर्क्स को गोद में पकड़ा होता है और तीनों डरे हुए होते हैं। तभी एक और बेबी ऑर्क माइकल के पैर के पास आता है और रोते हुए उसका पैर खींचने लगता है। यह देखकर माइकल सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स के भी अपने लव्ड वंस होते हैं और किसी वजह से उसे उन्हें मारने का अफसोस भी महसूस होने लगता है। उसे अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं जो डिजास्टर वाले दिन उसे भी इसी तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने यह सब इसलिए किया था ताकि वह जिंदा रह सके, लेकिन इसी सोच के बीच वह छोटा ऑर्क उसके वेपन की तरफ हाथ बढ़ाता है। वह एक छोटा नाइफ निकालता है और उसे अपने पैर की तरफ एम करता है, यह सोचकर कि शायद उसका ओपोनेंट गार्ड डाउन कर चुका होगा। लेकिन माइकल पूरी तरह अलर्ट होता है, जैसे हर पल डेंजर में हो। वह मरने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए वह पहले उस बच्चे पर ही वार कर देता है। हालांकि अटैक स्वॉर्ड के हिल्ट से किया गया था, लेकिन वह इतना स्ट्रांग होता है कि छोटे से स्कल को क्रश कर देता है। यह देखते ही चीफ अपने बच्चे का बदला लेने के लिए माइकल पर झपटता है, लेकिन माइकल उसे भी पियर्स कर देता है।
एक पल के लिए वह हेजिटेंट करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे मॉन्स्टर्स को मारना ही है। आखिर यही वह मिनिमम है जो उसे करना होगा। जब वह अब वापस वेटिंग रूम में पहुंचता है तो माइकल एक नई शील्ड खरीदने के बारे में सोचता है। तभी उसकी नजर चैट रूम पर जाती है, जहां से यह साफ होता है कि आधे एप्लीकेंट सरवाइव नहीं कर पाए हैं। और फिर वह अचानक शॉक में फ्रीज हो जाता है जब वह देखता है कि एक पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि उसने अपना क्वेश्चन यूज किया था। उसने यह जानने के लिए किया था कि अर्थ वापस कैसे जाया जा सकता है। और तभी माइकल को एहसास होता है कि ऐसा कोई रास्ता सच में मौजूद है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि इंफॉर्मेशन कमांड के जरिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कम्युनिटी चैट में प्लेयर्स यह डिसाइड करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेवल 5 पर पहुंचने के बाद वे टेम्परेरी रिटर्न अर्थस्टन्स खरीद पाएंगे, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और लेवल 8 से उन्हें नए आइटम्स तक एक्सेस मिलेगा, जिनमें से एक आइटम अर्थ परमानेंटली वापस जाने की परमिशन देगा। माइकल फिर से अपने स्टैट्स को देखता है। उसकी नेक्रोमेंसी ऑलरेडी 65% मास्टरी तक पहुंच चुकी होती है। वह सोचता है कि अगर अर्थ पर उसके पास ऐसी पावर्स होती तो वह इनविंसिबल होता। इसीलिए वह जल्द से जल्द वापस जाना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ लेवल 2 पर होता है और लेवल 8 अभी बहुत दूर होता है। इसीलिए वह पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता है। उसे यह देखकर राहत मिलती है कि उसके स्टैट्स पहले रॉक बॉटम पर थे, लेकिन अब वे 20 पॉइंट्स के करीब पहुंच चुके हैं। शुरुआत के तौर पर माइकल डिसाइड करता है कि वह उन 5 सोल्स को अब्सॉर्ब करेगा, जिन्हें पाने में वह लगभग मर ही गया था। इसके बाद उसके ऑलमोस्ट सारे स्टैट्स 30 पॉइंट्स के करीब पहुंच जाते हैं और सिर्फ मैजिक 13 पर रह जाती है। माइकल नोटिस करता है कि हर इम्प्रूवमेंट के साथ वह खुद को और ज्यादा पावरफुल फील कर रहा है और उसे यह अच्छा लगता है। वह अचानक रूम में इधर उधर दौड़ने लगता है और दीवारों पर स्पाइडर की तरह चढ़ने लगता है बिना गिरे। ये एबिलिटीज ह्यूमन नहीं होती। माइकल को एहसास होता है कि उसने आखिरकार ह्यूमन लिमिट्स क्रॉस कर ली है और वह खुद को बेहद पावरफुल फील करता है। वह जिस सीलिंग पर खड़ा होता है वहां से जंप करता है, लेकिन अगली वॉल तक पहुंचने की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि वह वॉल से टकरा जाता है और वहां एक डेंट बन जाता है। दर्द काफी होता है, लेकिन हीलिंग इफेक्ट काम कर जाता है। माइकल सोचता है कि शायद वह बहुत तेजी से पावर अप हो गया है और उसका बॉडी अभी नई स्ट्रेंथ का आदी नहीं हुआ है। इसके बाद वह स्टोर ओपन करता है और 2100 पॉइंट्स में एक डेडवुड शील्ड खरीदता है। यह शील्ड एक ब्लैक मेज द्वारा एक बहुत बड़े डेड ट्री की वुड से बनाई गई होती है। यह तब एक बफ एक्टिवेट करती है जब उसकी हेल्थ कम होती है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक ब्लैक स्टील डैगर भी मिलता है जो उसके स्टैट्स इंप्रूव करता है। इसके अलावा उसे असैसिन क्लोक भी मिलती है जो उसे ज्यादा अनडिटेक्टेड रहने और फास्टर मूव करने में मदद करती है। जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो माइकल एक लंबी सांस लेता है। अब बस उसे नए आइटम्स और स्टैट्स का आदी होना होता है और यह उसे नेक्स्ट चैलेंज से पहले करना होता है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। वह किसी की भी इमेजिनेशन से ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है, इसीलिए ट्रेनिंग जारी रखता है। कुछ और दिन और गुजर जाते हैं जो बहुत तेजी से निकल जाते हैं और फिर वह टावर ऑफ ट्रायल्स के 3rd फ्लोर में एंटर करता है। इस चैलेंज का थीम ड्यूलिंग होता है और सिस्टम उसे एक बार फिर याद दिलाता है कि उसने हार्ड डिफिकल्टी चूज की थी। माइकल को लगता है कि वह किसी केव जैसी जगह में है जहां ड्यूअल होने वाला है। तभी अचानक एक मैसेज आता है कि 10 सेकेंड्स में गार्डियन ऑफ डार्कनेस अपीयर होने वाला है। माइकल समझ जाता है कि वही उसका ओपोनेंट होगा। वह खुद को तैयार करता है, यह नहीं जानते हुए कि अटैक कहां से आएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, एनिमी अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक्ट करता है। वह माइकल के पीछे आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। आखिरी पल में माइकल हवा को अपने सिर के पास से कटते हुए फील करता है और समझ जाता है कि उस पर अटैक हो चुका है। वह मुश्किल से घूमकर शील्ड उठा पाता है, लेकिन फिर भी अटैक उसे थोड़ा हर्ट कर देता है। गार्डियन ऑफ डार्कनेस काफी इंटिमिडेटिंग दिखता है। वह स्ट्रॉन्ग भी होता है और इससे माइकल और कॉशियस हो जाता है। जब माइकल उसे देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह वही डॉपलर गैलर है जिसके बारे में उसने हंटर रिपोर्ट्स में पढ़ा था। उसे पता होता है कि फिजिकल अटैक्स इनके खिलाफ बेस्ट काम करते हैं और यही सोचकर वह उसे किक मारता है। मॉन्स्टर काफी डिस्टेंस तक उड़ जाता है, लेकिन जल्दी ही उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डॉपलर विकेट स्माइल करता है। उसे अपनी जीत पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि हर कोई उसे अकेले ओवरपावर नहीं कर सकता। लेकिन माइकल
हार मानने वाला नहीं होता। उसे सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए हर हाल में जीतना होता है। उसे जो वुंड लगी थी वह उसकी फास्ट रिकवरी स्किल की वजह से जल्दी हील हो जाती है। तभी माइकल को डॉपलर के बिहेवियर में कुछ अजीब सा नोटिस होता है। वह डार्क मैटर से बना होता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है और अब वह माइकल को मिमिक कर रहा होता है। मॉन्स्टर वही स्टांस ले लेता है और अचानक उसके हाथ में भी सोर्ड और शील्ड आ जाती है। यह कंफर्म करने के लिए कि वह पूरी तरह कॉपी करता है या नहीं, माइकल अटैक के लिए दौड़ता है। एक पल में वह ओपोनेंट के पीछे पहुंच जाता है, स्नीक अटैक के इरादे से। डॉपलर रिएक्ट नहीं कर पाता और अटैक सक्सेसफुल होता है, जिससे मॉन्स्टर घायल हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वह सिर्फ मूवमेंट्स कॉपी कर सकता है, लेकिन माइकल की स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब लड़ाई का फ्लो बदल जाता है। माइकल नोटिस करता है कि डॉपलर अब उसे कॉपी नहीं कर रहा, उल्टा वह एंग्री हो जाता है और उसकी चेस्ट की वंड भी सिकुड़ने लगती है। मॉन्स्टर माइकल को देखता है। उसे सरप्राइज होता है कि वह उसे हर्ट कर सका। माइकल मॉकिंगली कहता है कि लगता है उसके पास भी रिकवरी स्किल है। डॉपलर जवाब नहीं देता और दोबारा अटैक करता है। इस बार वह वही मूव रिपीट करता है जो माइकल ने पहले यूज किया था, लेकिन माइकल पहले से जानता होता है कि वह ऐसा करेगा, इसीलिए उसके मूव्स प्रिडिक्ट करना आसान होता है। जब मॉन्स्टर स्वॉर्ड घुमाता है तो माइकल डॉज करता है और उसे पैर से किक मारता है। माइकल को अब पता चल चुका होता है कि इसे कैसे ओवरपावर करना है। आखिर उसे अपनी ही टेक्निक्स को काउंटर करने का एडवांटेज होता है। पूरी इनिशिएटिव अब माइकल के हाथ में होती है। वह डॉपलर को वॉल की तरफ पुश करता है, उसे वहीं खत्म करने के इरादे से। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स इस दौरान काफी इम्प्रूव हो चुकी होती है और उसे लगता है कि उसकी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। लेकिन तभी जब वह ओपोनेंट को नॉकआउट करने ही वाला होता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। वह जल्दी से खुद को संभालता है और अटैक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर भी पीछे हट जाता है। माइकल शॉक में फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसने वह मूव खुद यूज नहीं किया था और तभी डॉपलर इनिशिएटिव ले लेता है और माइकल को वॉल की तरफ पुश करने लगता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। थोड़ी सी लड़ाई में ही मॉन्स्टर इवॉल्व हो चुका होता है। अब उसके अटैक ब्लॉक करना और मुश्किल हो जाता है, भले ही वह अभी भी माइकल के मूव्स कॉपी कर रहा हो। उसी वक्त माइकल अपनी असैसिन क्लोक स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाती है। इसका मतलब यह होता है कि उसे 1 मिनट से कम समय में सब खत्म करना होगा। क्लोक के इफेक्ट की लिमिटेड टाइम को समझते हुए माइकल पूरी ताकत से ओपोनेंट पर अटैक करता है। मॉन्स्टर भी नोटिस करता है कि वह अब और फास्ट हो गया है, लेकिन फिलहाल वह पीछे हटने का फैसला नहीं करता। माइकल उसी पल उसके सामने पहुंचता है और एक और डिसेप्टिव अटैक के लिए स्वॉर्ड घुमा देता है। तो जैसे ही डोपिंगर उसे रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, माइकल उसे किक मार देता है। मॉन्स्टर इसके लिए रेडी नहीं होता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइकल पहले ही उसे खत्म करने की तैयारी में होता है। इसके बाद वह एक तेज लंज करता है जो डोपिंगर के शरीर को पियर्स कर देता है, लेकिन माइकल इसके कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वह जीत चुका है और जैसे ही मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, वह उसे परमानेंटली मारने का फैसला करता है। अब तक डोपिंगर सिर्फ अपने घाव से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक माइकल का आर्म भी कट जाता है और वह शॉक और हॉरर की वजह से चीख भी नहीं पाता। यह कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद तो थी, क्योंकि सब कुछ यह बता रहा था कि इसका रिलेशन मॉन्स्टर की कॉपिंग स्किल से है। कुछ ही पल बाद माइकल जोर से चिल्लाने लगता है। दर्द बेहद ज्यादा होता है और कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माइकल समझ जाता है कि यह एंड नहीं है, क्योंकि अगर वह जीत गया तो उसे उसका आर्म वापस जरूर मिलेगा। इसके अलावा डोपिंगर भी अभी तक मूव नहीं करता, जिसका मतलब यह होता है कि भले ही उसके पास रिकवरी स्किल हो, लेकिन ऐसे अटैक से उबरने में उसे टाइम चाहिए। यही उसका चांस होता है जीतने का, लेकिन बिना स्वॉर्ड के यह करना मुश्किल होता है। इसीलिए माइकल एक प्लान बनाता है। असैसिन क्लोक का इफेक्ट अभी भी 15 सेकेंड्स बाकी होता है, यानी उसकी स्पीड जल्दी खत्म होने वाली होती है। यह सोचकर कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वह अपनी शील्ड उठाता है और खुद से कहता है कि वह जीत सकता है। आखिर डेथ का इंतजार करने से बेहतर है रिस्क लेना। शायद यही उसकी हाल की क्रीड बन चुकी होती है। इसी सोच के साथ वह मॉन्स्टर पर झपटता है।
उसके पास सब कुछ दांव पर लगाने के लिए सिर्फ शील्ड होती है। माइकल को अपनी तरफ आता देख डोपिंगर उसकी डिटर्मिनेशन देखकर सरप्राइज होता है और वह थोड़ा डर भी जाता है। मॉन्स्टर अपने बचे हुए आर्म से अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल अटैक करने की जगह शील्ड के टिप पर भरोसा करता है, जो अब उसकी आखिरी वेपन होती है। वह उम्मीद करता है कि वह इसी से मॉन्स्टर को इम्पेल कर देगा। माइकल मॉन्स्टर के अटैक के नीचे झुक जाता है और उसकी आर्म को डॉज करते हुए अपनी शील्ड डोपिंगर के पेट में घुसा देता है। मॉन्स्टर चीख भी नहीं पाता और कुछ दूरी पर जाकर जमीन पर गिर जाता है। वह दोबारा मूव नहीं करता, लेकिन वह अभी भी मरा नहीं होता। वह अपनी रिकवरी का इंतजार कर रहा होता है और माइकल को हॉस्टिलिटी के साथ देख रहा होता है। माइकल घूमकर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, यह कहते हुए कि अब उसके अकाउंट में एक और क्रिटर जुड़ने वाला है। मॉन्स्टर्स को मारना उसके लिए हमेशा ताकत बढ़ाने जैसा होता है, खासकर अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। इसी सोच के साथ वह अपनी शील्ड डोपिंगर के हार्ट में घुसा देता है और मॉन्स्टर जल्दी ही मर जाता है। इसके तुरंत बाद सिस्टम विंडो दिखाई देती है, जो उसे टावर ऑफ ट्रायल्स का 3rd फ्लोर क्लियर करने पर कंग्रेचुलेट करती है। जब वह वापस वेटिंग रूम में होता है तो उसकी सारी इंजरीज और डिफेक्ट्स हील हो चुकी होती है और वह अपने आर्म को फिर से फील कर पाता है। अब हालत काफी बेटर होती है, लेकिन उसे अब 4th फ्लोर के लिए तैयार होना होता है और माइकल फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह अपने रूम की वॉल पर पूरी ताकत से पंच मारता है और वहाँ एक बड़ा डेंट बन जाता है, जो उसकी पावर दिखाता है। उसे लगता है कि हीलिंग परफेक्टली काम कर रही है, क्योंकि उसे दर्द तक महसूस नहीं होता। उसके पास डोपिंगर की सोल होती है, जिसे वह मॉन्स्टर को हराने के बाद अब्सॉर्ब कर चुका होता है, लेकिन उसकी सोल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वह बाकी सोल से बिल्कुल अलग होती है। माइकल ये देखकर सरप्राइज होता है कि हर मॉन्स्टर की सोल उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के हिसाब से अलग होती है। उसे यह भी अच्छा लगता है कि उसकी नेक्रोमांसी मास्टरी अब परफेक्शन तक पहुंच चुकी होती है। उसका रैंक अब 1 लेवल बढ़ चुका होता है, कुल मिलाकर 5 लेवल्स में से, और अभी वह लेवल 4 के 0% प्रोग्रेस पर होता है। इसकी वजह से उसे एक और नई स्किल मिलती है। माइकल को अब्सॉर्ब सोल स्किल मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, मतलब अब वह सिर्फ सोल्स ही नहीं बल्कि उनकी स्किल्स भी अब्सॉर्ब कर सकता है। हालांकि यह हर बार काम नहीं करता। जैसे उसे एक्सेलरेटेड रीजेनरेशन सिर्फ तब मिली थी जब वह कई बार मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। स्किल्स कभी भी उंगली स्नैप करते ही नहीं मिलती और अब वह यह अच्छी तरह समझ चुका होता है। माइकल कम्युनिटी कमांड कॉल करता है और लॉग इन करता है। अब वहाँ 880 मेंबर्स में से 158 एक्टिव होते हैं। यह उसका वेटिंग रूम में तीसरा वापस आना होता है, इसीलिए अब यह उसे घर जैसा फील होने लगता है। तभी उसे नेक्स्ट चैलेंज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है और चैट उसी पर बात कर रही होती है। कोई कहता है कि अगला चैलेंज कॉम्बो चैलेंज होगा, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक बंदा किम नाम का कहता है कि शायद ये एग्जैजरेशन हो, लेकिन उसने सुना है कि चैलेंज का थीम कंपटीशन होगा, और जब हंटर्स के बीच कंपटीशन की बात होती है तो इसका मतलब किलिंग भी हो सकता है। यह पढ़कर माइकल के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कम्युनिटी के लोग इस बार सीरियस टारगेट बनने वाले हैं। बाद में सिस्टम विंडो सबको नोटिफाई करती है कि 4th फ्लोर टेस्ट शुरू हो चुका है। इसे कंप्लीट करने की कंडीशन होती है कि अलॉटेड टाइम में गॉब्लिन किंग को हराना होगा। फेल होने की कंडीशन यह होती है कि टीम के लिए चुने गए सारे एप्लीकेंट्स एलिमिनेट हो जाएं या फिर टाइम खत्म हो जाए। फेल होने की पेनल्टी डेथ होती है, लेकिन माइकल पहले से जानता होता है कि ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज काम रहना है। जैसे ही वह पोर्टल में एंटर करता है, वह एक नई जगह पहुंच जाता है और वहां इस टेस्ट के लिए उसकी टीम खड़ी होती है। यह लंबे समय बाद उसके सामने आए पहले लोग होते हैं, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। माइकल अनईजी फील करता है क्योंकि वह हाल ही में सिर्फ मॉन्स्टर्स से ही टकराया होता है। सबसे पहले एक लड़की बोलती है जिसने बड़ा सा ब्लू केप पहना होता है। वह सबको इंट्रोड्यूस करने को कहती है और खुद से शुरू करती है। उसका नाम बीटेट्रिक होता है, शॉर्ट में बेटी। उसके पास एक मैजिकल स्टाफ होती है और वह ट्रस्टवर्दी लगती है। वह बताती है कि बाहर की दुनिया में वह रैंक 4 हंटर है और टीम सपोर्ट में स्पेशलाइज करती है। यह सुनकर कि वह हंटर है, टीम का दूसरा मेंबर हल्की सेटिस्फेक्शन के साथ स्नॉट करता है। वह खुद को मैग्नस बताता है और कहता है कि वह क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता है और रैंक 5 हंटर है। माइकल को लगता है कि वह लोअर रैंक्ड हंटर्स की तरह रूड बिहेव कर रहा है, क्योंकि असल में वे ज्यादा हम्बल होते हैं। फिर उसकी बारी आती है। माइकल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वह भी क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता है। वह यह भी जोड़ता है कि वह
बाहर की दुनिया में अभी हंटर नहीं है बल्कि ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है। यह सुनकर मैग्नस नाखुश होकर हमिंग करता है। वह उसे कैडेट कहता है और चेतावनी देता है कि उसके पैरों के नीचे आने की हिम्मत भी न करे। माइकल इस बिहेवियर से थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन यह पहली बार नहीं होता जब उसने ऐसी बातें सुनी हो। वह बस इतना कहता है कि उसे भरोसा है कि वह अच्छा फाइटर है और अपनी असाइनेड रोल संभाल सकता है। लेकिन मैग्नस का एटीट्यूड नहीं बदलता। वह कहता है कि अगर उसने उसे फेल होते देखा तो वह उसे वहीं मार देगा। माइकल सोचता है कि वह इस तरह की सीढ़ियां पूरी जिंदगी चढ़ता आया है, इसीलिए अब उसे इसकी आदत हो चुकी है। एक पल के लिए वह नाइटमेयर भूल जाता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से ह्यूमंस के बीच आता है, सारी यादें वापस आ जाती है। मैग्नस को देखकर उसे लगता है कि वह जानबूझकर उसे इरिटेट कर रहा है और वह साफ समझ सकता है कि अगर चाहे तो उसे चुप करा सकता है। आखिर टावर ऑफ ट्रायल्स में स्किल्स ही सब कुछ होती है और इसमें माइकल काफी अच्छा होता है। इसी बीच 2 और सिस्टम बॉक्सेस दिखाई देते हैं जो इस चैलेंज के रूल्स और टॉपिक याद दिलाते हैं। इसके बाद सिटाडेल का मेन गेट खुलता है जहां से अलग अलग साइड्स के पार्टिसिपेंट्स को एंटर करना होता है और जैसे ही गेट खुलता है छोटे छोटे गॉब्लिन्स एक्सेस और बाकी वेपन्स लेकर तुरंत उन पर टूट पड़ते हैं। वे उनकी स्क्वाड को घेरने की कोशिश करते हैं और पहला अटैक उस इंसान पर करते हैं जो सामने खड़ा होता है और वह मैग्नस निकलता है। लड़का यह देखकर हैरान हो जाता है कि गॉब्लिनस इतनी प्रॉपर बैटल फॉर्मेशन में फाइट कर रहे होते हैं और वह माइकल की तरफ मुड़ता है। वह चिल्लाकर पूछता है कि वह लड़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन माइकल के पास अपनी अलग बैटल टैक्टिक्स होती है। वैसे भी मैग्नस उसकी तरफ देखता तक नहीं है और वह पहले ही 2 गॉब्लिन्स को मार चुका होता है। इसी बीच मैग्नस बाकी गॉब्लिन्स को रोक कर रखता है और बेटी स्पेल की तैयारी पूरी कर रही होती है। उसे सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन माइकल नोटिस करता है कि अब मैग्नस को हेल्प की जरूरत है। वह सरप्राइज्ड बेटी से कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ रहा है। इतना कहकर वह अपने साथी की तरफ दौड़ पड़ता है। अपनी क्लोक की वजह से उसकी स्पीड अनबिलीवेबल होती है और वह पल भर में उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन बेटी चिल्लाती है कि अगर वह ऐसे चला गया तो पीछे से उसे कौन कवर करेगा। लेकिन लड़की की बात पूरी भी नहीं होती क्योंकि पीछे से अब कोई आवाज नहीं आती। वह पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि पीछे से आने वाले सारे गॉब्लिन पहले ही मारे जा चुके होते हैं। यह देखकर लड़की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यह पहली बार होता है जब वह किसी को इतनी तेजी से मॉन्स्टर से डील करते हुए देखती है। वहीं दूसरी तरफ गॉब्लिन और ज्यादा जोश के साथ मैग्नस पर अटैक करने लगते हैं और अब उसके लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। मैग्नस अपनी भारी स्वॉर्ड के वजन से झुकने लगता है, यह सोचते हुए कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी और बेटी उसे स्पेल से स्ट्रेंथ दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। गॉब्लिन समझ जाते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करना ज्यादा इफेक्टिव होगा। उनमें से एक गॉब्लिन जिसके हाथ में मेटल विप से जुड़ा हुआ मैस होता है मैग्नस पर अटैक करता है। मैग्नस इसके लिए रेडी नहीं होता और सरप्राइज में उसकी वेपन हाथ से छूट जाती है। उसकी बड़ी स्वॉर्ड पास ही गिरती है, लेकिन उसे उठाने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि ऐसा करने पर वह तुरंत मारा जा सकता था। उसी वक्त एक नया गॉब्लिन मचेटे लेकर उस पर कूद पड़ता है और मैग्नस बस अपने हाथों से खुद को कवर कर पाता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद बच जाए। वह चिल्लाता है कि वह कितना अनलकी है कि उसे एक कैडेट के साथ टीम में डाल दिया गया। लेकिन अगले ही पल मैग्नस झुक जाता है क्योंकि कोई बहुत तेजी से उसके पास से अटैक करता हुआ गुजरता है। वह सरप्राइज में उस आदमी की तरफ देखता है और देखता है कि माइकल वहां खड़ा है जिसने उस गॉब्लिन को मार दिया होता है जो उसे थ्रेटन कर रहा था। बाकी गॉब्लिन अपने एक और साथी के मारे जाने पर चीखते हैं और थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं। यह देखकर कि कैडेट ने उसे बचा लिया है, मैग्नस को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, लेकिन माइकल उससे किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं करता। वह बस उससे कहता है कि फिलहाल पीछे हटकर खड़ा रहे। यह बात आमतौर पर मैग्नस को गुस्सा दिला देती, लेकिन इस वक्त वह अंदर से थोड़ा डिस्करेज्ड हो जाता है। तभी माइकल उसे और भी मॉरली तोड़ देता है, यह जोड़कर कि वह चाहता है कि मैग्नस उसके रास्ते में न आए। पल भर में ही माइकल बाकी बचे गॉब्लिन से भी निपट लेता है जो अब भी आगे बढ़ रहे होते हैं। सिस्टम विंडो दिखाती है कि उसे नया गॉब्लिन हंटर अचीवमेंट मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड मैग्नस होता है जो सरप्राइज में अपना मुंह तक खोल लेता है। वह माइकल की
स्किल्स देखकर पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। जब सब खत्म हो जाता है तो माइकल जितनी गॉब्लिन सोल्स अब्सॉर्ब कर सकता था वह सब कर लेता है और उसे यह भी पता चलता है कि उसकी नेक्रोमैंसी की ब्लैक हेज बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देती। इसके बाद वह अपने स्टैट्स इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथ 3 पॉइंट से, एजिलिटी 4 पॉइंट से, स्टैमिना 2 पॉइंट से और रिजिलियंस 7 पॉइंट से बढ़ जाती है। लेकिन अचानक वह देखता है कि उसने गॉब्लिन गार्डियन की एक स्किल भी एब्जॉर्ब कर ली है। यह देखकर माइकल सरप्राइज हो जाता है। इस स्किल में एक बड़ा साइट रेडियस होता है जिससे एनिमीज को जल्दी स्पॉट किया जा सकता है। माइकल इसे तुरंत ट्राई करने का फैसला करता है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस स्किल को फील करने लगता है। कुछ देर बाद उसे समझ आने लगता है। यह ऐसा फील होता है जैसे फोन कैमरा को जूम करके किसी दूर की चीज को देखना। माइकल संतोष से मुस्कुराता है क्योंकि यह भी एक जैकपॉट जैसा होता है। इस बीच मैग्नस किसी तरह अपनी साइड बचाने के लिए कहता है कि कैडेट बहुत लकी था। वह यह भी जोड़ता है कि उसने अच्छा काम किया है। लेकिन माइकल और बेटी दोनों उसे क्वेश्चनिंग नजरों से देखते हैं। इसके बाद माइकल कहता है कि अब से ऑपरेशन की कमांड वही संभालेगा और वह वैनगार्ड में मूव करेगा। वह मजाक के अंदाज में मैग्नस से पूछता है कि क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन है। मैग्नस को यह पसंद नहीं आता। वह उसे अजीब नजर से देखता है और फिर मना कर देता है। माइकल आगे कहता है कि मैग्नस का काम बस इतना होगा कि वह हंट्रेस बेटी को प्रोटेक्ट करे और आगे की लड़ाई वह खुद संभालेगा। बेटी से वह कहता है कि वह बस वही करती रहे जो वह अब तक कर रही थी। बेटी जवाब देती है कि वह समझ गई है और फिर टारगेट सर्च शुरू करती है मैजिक का यूज करते हुए। कुछ ही मिनट बाद वे फिर से एक और गॉब्लिन स्क्वाड से लड़ रहे होते हैं और माइकल उनकी सोल्स अब्सॉर्ब करता जा रहा होता है। उसकी लेवल 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की मास्टरी अब 12% तक पहुंच चुकी होती है। ट्रायल के लिए अभी भी 14 आवर्स का टाइम बाकी होता है। जल्द ही अंधेरा हो जाता है और वे शेल्टर ढूंढने निकलते हैं, यह कहते हुए कि गॉब्लिन्स के साथ फाइट्स बहुत एग्जॉस्टिंग हो रही है। वे अलग अलग इंटरवल्स पर अटैक कर रहे थे लेकिन अब सब कुछ शांत हो जाता है और माइकल सोच में पड़ जाता है। तब वह अचानक अपनी जगह से उठता है और अकेले ही कहीं भागने लगता है। उसके पार्टनर्स हैरानी में खड़े रह जाते हैं। बेट्टी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी वह देख लेती है कि माइकल किस तरफ दौड़ रहा है। वह पानी होता है, खास तौर पर एक खूबसूरत फाउंटेन जो शायद इस जगह पर बची हुई एकमात्र चीज होती है। मैग्नस कहता है कि लगता है दूसरे चैलेंजर्स पहले ही यहाँ आ चुके हैं और उनकी स्पीड देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। माइकल पास में मरे हुए गॉब्लिन के खून को टेस्ट करता है। वह अभी भी गर्म होता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर वे जल्दी करे तो वे बाकी कंटेंडर्स को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी टीम जीत जाती है तो जो फेल करेंगे वे मर जाएंगे, कभी अर्थ वापस नहीं जा पाएंगे और यहीं दफन हो जाएंगे। यह सोच किसी को भी पसंद नहीं आती। माइकल कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए। उधर दूसरी टीम फिर से एक गॉब्लिन स्क्वाड से टकराती है, लेकिन वे उनके लिए कोई थ्रेट नहीं बनते। उनकी टीम में एक लड़का होता है जिसके पास भी माइकल जैसा इन्वेंटरी होता है और वह भी काफी अच्छा कर रहा होता है। एक और लड़का भी होता है जिसके पास कोई अननोन गोस्ट आर्ट होती है। उसका नाम टॉमस होता है। वह कहता है कि वह इन छोटे छोटे स्कर्मिशेस से तंग आ चुका है, लेकिन लगता है यह आखिरी फाइट है। इसके बाद बॉस अपीयर होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल फोकस गॉब्लिन्स के साथ लड़ाई पर होता है। थॉमस पूरे समय एक गॉब्लिन के सिर पर बैठा होता है, फिर उसका सिर काट देता है और उसकी डेड बॉडी से कूदकर नीचे उतरता है। वह बाकी बचे गॉब्लिन पर टूट पड़ता है। उसकी आंखों में मॉन्स्टर के लिए नफरत साफ दिखती है और वह काफी डरावना लगता है। कुछ ही पलों में सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। वह गॉब्लिन कॉर्प्सेस के बीच खड़ा होता है। उसके साथ ही उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन थॉमस जवाब देता है कि वह इस फ्रीक हंट से परेशान हो चुका है क्योंकि उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। वह जेम्स नाम के एक लड़के की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसे सारी मलाई मारना अच्छा लगता है। जेम्स को समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाहता है। थॉमस चिड़चिड़े अंदाज में उसे बॉस रूम खोलने का आदेश देता है। वे सब जल्द से जल्द सब खत्म करके अपने रूम्स में आराम करना चाहते होते हैं। जेम्स आदेश मानते हुए डोर खोलता है, लेकिन उसे इस तरह कमांड दिया जाना पसंद नहीं आता। जैसे ही डोर खुलता है, सिस्टम विंडो नोटिफाई करती है कि चैलेंजर टीम के सभी मेंबर्स स्पायर में एंटर कर चुके हैं। यह गॉब्लिन किंग का घर होता है, लेकिन उसके साथ बैटल तब तक शुरू नहीं होगी जब तक 2 में से एक टीम बाकी न रह जाए। यह भी बताया जाता है कि अब इस लोकेशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा और जैसे इसे कंफर्म करने के लिए पूरे एरिया के चारों तरफ एक ह्यूज रेड बैरियर बन जाती है। थॉमस नफरत भरी नजरों से देखता है और पूछता है कि यह अचानक क्यों हुआ और बाकी 2 टीम्स कौन है, लेकिन अगले ही पल उसे सब कुछ खुद समझ आ जाता है।
जब वह देखता है कि सच में दूसरी तरफ 3 नए लोग खड़े हैं। माइकल की टीम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच चुकी होती है और अब वह उन लोगों को देख रहा होता है जिनसे उन्हें लड़ना है। टॉमस चिड़चिड़े तरीके से अपना चेहरा सिकोड़ता है, यह कहते हुए कि उसने उम्मीद की थी कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी माइकल अचानक कहता है कि वह अकेले ही लड़ेगा और यह सुनकर उसकी टीम पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद वह बेथी से कहता है कि वह उसे एजिलिटी बढ़ाने वाला बफ दे, बाकी सारे बफ्स वह मैग्नस को दे सकती है। लड़की जवाब देती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि वह कितना स्ट्रांग है, लेकिन इंसान शायद इन सारे मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डरावने हो सकते हैं और यह बात सच होती है। माइकल कहता है कि उसने उसकी बात सुन ली है और अगर उसे लगेगा कि वह डेंजर में है तो वह सिग्नल देगा। तब तक वह उनकी सपोर्ट पर भरोसा कर रहा होता है। इतना कहकर वह सीधे लड़ाई में कूद जाता है। बैटी के स्पेल की वजह से उसकी एजिलिटी 2 पॉइंट्स बढ़ जाती है और यह इफेक्ट पूरे 10 मिनट्स तक रहने वाला होता है। माइकल पहले ही खुद को कन्विंस कर चुका होता है कि वह एवरेज हंटर से काफी आगे निकल चुका है। ऊपर से वह अभी 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स को मार चुका होता है। माइकल देखता है कि दूसरी टीम भी तैयारी कर रही है। तभी वह सोचता है कि इस वक्त का वह खुद इस ऑर्डियल को हैंडल करने के लिए काफी स्ट्रांग है। इसी सोच के साथ वह तीनों लोगों पर एक साथ अटैक करने दौड़ पड़ता है, जिससे वे थोड़े शॉक और अलर्ट हो जाते हैं। टॉमस को समझ नहीं आता कि वह अचानक कहां से आ गया, लेकिन उसे दिखता है कि माइकल काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। वह जेम्स को आदेश देता है कि वह तुरंत फुल पावर से अपनी शील्ड यूज करे। घुंघराले बालों वाला लड़का आदेश मानते हुए अपनी डिफेंस एक्टिवेट करता है। जाहिर तौर पर उसके पास एक मैजिक शील्ड होती है। माइकल भी यह समझ जाता है जब वह देखता है कि वे सभी एक मैजिकल डोम के अंदर आ जाते हैं। हालांकि यह कोई सॉलिड बैरियर नहीं होती, इसीलिए वह इसे तोड़ने की तैयारी करता है। वह जमीन से जंप लगाता है और पूरी ताकत से उस पर वार करता है, जिससे उसमें कई क्रैक्स पड़ जाते हैं। कुछ ही पल में वह डिफेंस पूरी तरह गायब हो जाती है और जेम्स, जो उसे चला रहा होता है, जमीन पर गिर पड़ता है। इस बीच माइकल लगभग टॉमस तक पहुंच चुका होता है और उसे एहसास होता है कि यह ओपोनेंट काफी स्ट्रांग है। वह पूरी टीम पर झपट पड़ता है और वे टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाते। वह उनमें से एक को घायल भी कर देता है। पैथी और मैग्नस यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्किल एक्सपेक्ट नहीं की होती। माइकल बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। अब वह सीधे टॉमस की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे वह उनकी टीम का लीडर समझ चुका होता है। टॉमस भी समझ जाता है कि अब मेन फाइट उसी की होने वाली है, इसीलिए वह तैयार हो जाता है। दोनों की ब्लेड्स टकराती है, लेकिन सबको सरप्राइज होता है कि माइकल उस पर दबाव बना रहा होता है और थॉमस सिर्फ डिफेंस कर पा रहा होता है। यह और भी अजीब होता है क्योंकि माइकल की स्किल्स थॉमस से कम लगती है, लेकिन फिर भी वह उसके सारे अटैक्स आसानी से ब्लॉक कर लेता है। माइकल सोचता है कि अब उसे और डिसाइसिव तरीके से एक्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह कोई मैन्यूवर करने वाला होता है, थॉमस अचानक उसके पीछे आ जाता है। इसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, जो शायद फाइट का फैसला कर देता। ठीक उसी पल जब माइकल को लगता है कि वह जीत चुका है, टॉमस अजीब तरीके से अपना बॉडी घुमाते हुए अपनी सोर्ड से अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है। यह लगभग जंप करते हुए होता है और माइकल को यह देखकर शॉक लगता है, क्योंकि उसने ऐसे रिफ्लेक्सेस एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इधर टॉमस भी अब गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वह फाइट की इनिशिएटिव वापस नहीं ले पा रहा होता है। माइकल नोटिस करता है कि उसकी आंखें अजीब है, जिनकी वजह से वह ब्लेड का ट्रेस तक देख पा रहा होता है। टॉमस सही मौके का इंतजार करते हुए साइड में जंप करता है ताकि काउंटर अटैक कर सके, लेकिन माइकल पीछे हटने वाला नहीं होता। अचानक थॉमस देखता है कि माइकल की शील्ड उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। यह जानबूझकर किया गया होता है ताकि उसकी फील्ड ऑफ विजन लिमिटेड हो जाए। इसी बीच माइकल उसी शील्ड के पीछे से नीचे की तरफ छिपते हुए उस पर अटैक करने दौड़ पड़ता है। अगले ही पल वह अपनी सोर्ड उसके अंदर घुसा देता है और टॉमस शील्ड की वजह से उसे देख भी नहीं पाता। टॉमस के मुंह से खून निकलता है और उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसे ओवरपावर कर सकता है और इतनी सीरियस चोट दे सकता है। इसी दौरान माइकल की सिस्टम विंडो अनाउंस करती है कि उसे चैलेंज के बाद एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला है। टॉमस मर चुका होता है। अटैक उसके वाइटल ऑर्गन्स पर लगा होता है, इसीलिए उसके बचने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन यही रूल्स होते हैं, हारने की पेनल्टी डेथ होती है और सब यह जानते होते हैं, चाहे देखने में कितना भी शाबी क्यों न लगे। बेटी नोटिस करती है कि माइकल किसी वजह से कांप रहा है
उसे एहसास होता है कि वह खुद भी इस मर्डर से अनईजी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। माइकल जवाब देता है कि वह ठीक है और उसे वरी न करने को कहता है, लेकिन उसका लुक थोड़ा डिटैच्ड सा होता है। बेटी समझ जाती है कि वह अभी शॉक में है। इसके बाद माइकल उनसे पूछता है कि क्या वे अभी बॉस से लड़कर चैलेंज खत्म करना चाहेंगे। बेथी और मैग्नस दोनों पॉजिटिव में जवाब देते हैं, कहते हैं कि वे रेडी है। माइकल सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वे गॉब्लिन बॉस को भी हरा देते हैं। हमेशा की तरह डिसीसिव ब्लो माइकल ही देता है। वह अपनी स्वॉर्ड मॉन्स्टर की पीठ में घोंप देता है, जहां उसका वल्नरेबल स्पॉट होता है और वहीं वह मर जाता है। सिस्टम विंडो मैसेज दिखाती है कि टेस्ट टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर सभी स्टैट्स 4 पॉइंट से बढ़ जाते हैं और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में माइकल को एक नई स्किल मिलती है। यह रैंक 3 इंस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। इसके बाद वे सेफली पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नस जल्दी से अंदर चला जाता है। वह माइकल से थोड़ा डर गया होता है, लेकिन बेटी पोर्टल के पास रुक जाती है। वह अचानक माइकल की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे आज जो हुआ उसके बारे में वरी नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि शायद उसके वर्ड सही न हो, लेकिन माइकल ने वही किया जो जरूरी था। किसी न किसी को अपोजिंग टीम को मारना ही था। अगर वे मना करते तो वह खुद लड़ाई में उतर जाती। यह सुनकर माइकल थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वह उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसकी बातों से उसे अपने बारे में बेहतर फील हो रहा है। इसके बाद लड़की अपने सिस्टम विंडो में कुछ क्लिक करती है और माइकल को एक मैसेज दिखाई देता है। पिएट्रिक कैरल उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। यह देखकर माइकल सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ ऐसा भी पॉसिबल है। बेटी समझाती है कि आज उन्होंने टेस्ट सिर्फ उसी की वजह से पास किया है, इसीलिए वह खुद को उसका डेटर मानती है। वह यह भी कहती है कि फ्यूचर में जब वह अर्थ लौटे तो उसे व्हाइट गिल्ड में जरूर ढूंढे। माइकल बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है, लेकिन वह समझ जाता है कि लड़की क्या कहना चाह रही है। जब वह पोर्टल में चली जाती है तब माइकल को एहसास होता है कि उसे अपने लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। वह सोचता है कि क्या उसे किसी ह्यूमन की सोल कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं, और उसकी नजर टॉमस पर जाती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वह ऐसा कर सकता है तो वह प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। वह ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह एक इरिवर्सिबल लाइन क्रॉस करने वाला है, लेकिन अब वह अपना मन बना चुका होता है। भले ही वह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जहां कोई चॉइस न हो तो वह किलिंग स्प्री के लिए भी रेडी है। इसी सोच के साथ माइकल टॉमस की सोल कंज्यूम कर लेता है और खुद को लगातार जस्टिफाई करता रहता है। वह सोचता है कि हंटर बनने की उसकी पहली इच्छा के अलावा अब उसकी सोल में एक नई एम्बिशन भी जन्म ले चुकी है। आखिर टावर ऑफ ट्रायल्स ने उसे एक चांस दिया है और वह उसे पूरी तरह यूज करना चाहता है। जैसे जैसे वह ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जब अब्जॉर्प्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वह भी पोर्टल में एंटर करता है और सीधे 5th फ्लोर के वेटिंग रूम में पहुंच जाता है। यह देखकर वह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सिस्टम तुरंत एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें एप्लीकेंट्स की रैंकिंग बनाई जाती है। माइकल को समझ नहीं आता कि यह क्या है, लेकिन उससे एक निकनेम एंटर करने को कहा जाता है।